हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर आई हूं। मैंने पहले भी इससे वीडियोस डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, स्टैटिक्स है और भी बहुत से सब्जेक्ट पर आपको मेरे चैनल पर एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 42 क्वेश्चन हो गए थे। 41 क्वेश्चन लेते हैं। विविध परिव्ययों को डैश के अनुपात में विभाजित किया जा सकता है। सन्ड्री ओवरहेड एक्सपेंसेस में बी अप्रोपोर्शनेट इन द रेशियो ऑफ मटेरियल कंज्यूम, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, डायरेक्ट वेजेस, मशीन आवर। तो यहाँ पर जो विविध व्यय होते हैं, आपको पता होगा जो उपरिव्यय होते हैं कई तरह के होते हैं। तो उसमें ये पूछ रहा है कि जो विविध उपरिव्यय होते हैं, सन्ड्री ओवरहेड्स होते हैं, उसको किसके आधार पर बांटा जाता है, किस अनुपात में बांटा जाता है। क्योंकि जो उपरिव्यय होते हैं आपके, हो सकता है कि एक साथ कई आपकी चीज़ें बनाई जा रही हों, उन सब में यूज़ हो रहे हो, तो क्या होता है उनको आपस में बांटा जाता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने इस बारे में आपको समझाया था। तो यहाँ पर जो विविध उपरिव्ययों को किस अनुपात में विभाजित करते हैं वो हो जाता है डायरेक्ट वेजेस यानी कि प्रत्यक्ष मजदूरी के आधार पर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 3 लाख एंड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 5 लाख। व्हाट इज द ओवरहेड रेट अंडर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। कारखाने उपरिव्यय 3 लाख के हैं और प्रत्यक्ष सामग्री की लागत कितनी है, 5 लाख है। प्रत्यक्ष सामग्री लागत पद्धति के अंतर्गत उपरिव्यय दर क्या है। जब आपने कॉस्ट शीट बनाई होगी तो कहीं कहीं पर ये होता है कि आपको परसेंटेज में भी निकाल के दिखाना होता है कि उस चीज़ की परसेंटेज जो है आपकी डायरेक्ट मटेरियल पर कितनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर कितनी आ रही है। यहाँ आपसे पूछ रहा है जो कारखाने उपरिव्यय फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखे हैं उनका प्रत्यक्ष सामग्री की लागत के साथ प्रतिशत कितना है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट मटेरियल इनटू 100। तो यहाँ पर जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट है 3 लाख है, अपॉन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 5 लाख की आ जाएगी, इनटू 100 कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 60%। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल लागत से अधिक व्यय को कहा जाता है। एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव प्राइम कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा घुमा कर दिया गया। क्वेश्चन बहुत इजी है। मूल लागत से अधिक व्यय, मूल लागत में क्या चीज़ें ऐड होती हैं, प्राइम कॉस्ट जो होती है उसमें आपकी 3 चीज़ें मेनली आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि जो भी चीज़ें प्रत्यक्ष होती हैं, प्रत्यक्ष सामग्री है, प्रत्यक्ष मजदूरी है और प्रत्यक्ष व्यय है, उन तीनों को जोड़कर क्या बन जाती है, प्राइम कॉस्ट बन जाती है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब क्या हो जाते हैं, ओवरहेड्स होते हैं, ऊपरी व्यय होते हैं। तो यहाँ पर आपसे वही पूछा है कि मूल लागत से अधिक जो व्यय हो रहा है वो क्या है, तो वो हो जाएगा ऊपरी व्यय। यानी प्रत्यक्ष लागतों के अलावा जो अप्रत्यक्ष लागतें होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, ओवरहेड यानी कि ऊपरी व्यय। तो मूल लागत के अलावा आप जो निकालते हैं कारखाना लागत है, तो क्या कारखाना उपरिव्यय जोड़े जाते हैं, कार्यालय उपरिव्यय होते हैं, बिक्री वितरण उपरिव्यय होते हैं, सारे क्या हो जाते हैं आपके उपरिव्यय हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक हानि पूर्व निर्धारित सामान्य हानि से कम है या है। एक्चुअल लॉस इज लेस दैन द प्री डिटरमाइंड नॉर्मल लॉस। इट इज नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, सीजनल लॉस, अबनॉर्मल गेन। यानी कि जो आपने पूर्ण निर्धारित सामान्य हानि सोची थी कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं इसमें इतना आपका नॉर्मल लॉस हो सकता है, लेकिन जो लॉस हुआ है उससे एक्चुअल में कम हुआ है। तो ये क्या है, सामान्य हानि है, असामान्य हानि है, मौसमी हानि या फिर असामान्य लाभ है। वो हो जाता है आपका असामान्य लाभ यानी कि अबनॉर्मल गेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ज़रूरी नहीं होता है कि कोई भी उत्पादन आप कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका अबनॉर्मल लॉस ही हो, अबनॉर्मल गेन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पिछली प्रक्रिया के आउटपुट को लाभ पर बाद की प्रक्रिया में स्थानांतरित किया जाता है तो यह है व्हेन आउटपुट ऑफ अर्लियर प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड एट ए प्रॉफिट टू द सब्सिक्वेंट प्रोसेस। इट इज इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, अबनॉर्मल गेन, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट। यानी कि आपको पता ही होगा प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में जो माल होता है, जो भी हमने गुड्स बनाए होते हैं उसको ट्रांसफर किया जाता है, और एक प्रक्रिया जो होती है प्रोसेस होती है उसका जो आउटपुट होता है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है, या फिर कहा जाए कि उसके लिए ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक प्रक्रिया से जब दूसरी प्रक्रिया में हम लाभ पर ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो वो हो जाता है अंतर प्रक्रिया लाभ, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 इकाइयों से एक प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है जिसमें सामान्य हानि इनपुट का 5% है। यदि वास्तविक उत्पादन 97 है तो डैश 100 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए प्रोसेस इन विच नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ इनपुट। इफ एक्चुअल आउटपुट इज 97 देन देयर इज नो abnormal लॉस, नॉर्मल गेन, 2 यूनिट्स ऑफ abnormal गेन, 3 यूनिट्स ऑफ abnormal गेन, 3 यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस।
तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो प्रारंभ करी गई है 100 इकाइयाँ इसमें बनाई गई हैं, उसमें जो सामान्य हानि होती है वो इनपुट का 5% होती है, लेकिन उत्पादन जो वास्तविक में हुआ है वो 97 हुआ है। तो वहाँ पर असामान्य हानि हुई है या लाभ हुआ है। तो नॉर्मल से बात समझ लीजिए, 100 इकाइयाँ बनाई गई, 5% नॉर्मल लॉस होता है। तो 100 इकाइयों का 5% नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा, 100 को आप इंटू 5/100 करेंगे तो 5 यूनिट्स आपके निकल के आएंगे। उसको आप 100 से लेस कर दीजिए तो 95 आया। 95 इकाइयाँ हमारी बन के तैयार होनी चाहिए थी आउटपुट के तौर पर, लेकिन तैयार कितनी हुई हैं, 97 इकाई, 97 इकाइयाँ यूनिट्स हमारी बन के तैयार हुई हैं, यानी कि 95 बननी चाहिए थी, 97 बनी, तो 2 इकाइयों को क्या हुआ है, अब नॉर्मल गेन हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 यूनिट्स आर प्रोसेस्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹80। नॉर्मल लॉस इज 10%। ईच यूनिट कैरीज ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ 25 पैसे। इफ आउटपुट इज 40 यूनिट्स द वैल्यू ऑफ abnormal लॉस विल बी। 50 इकाइयों को 80 रुपये की लागत पर बनाया जाता है। सामान्य हानि 10% है। प्रत्येक इकाई में 25 पैसे का स्क्रैप मूल्य होता है। यदि आउटपुट 40 यूनिट है तो असामान्य हानि का मूल्य होगा, यानी कि 50 यूनिट्स आपने बनाई थी, कितने की कॉस्ट पर, 80 रुपीज़ की कॉस्ट पर। इसमें जो आपका नॉर्मल लॉस हो रहा है वो 10% का हो रहा है, और जो नॉर्मल लॉस है उसको क्या किया जाता है, 25 पैसे पर सेल कर दिया जाता है। स्क्रैप वैल्यू उसकी निकलती है हमारी 25 पैसे। पहले के टाइम में चलते थे, आज के टाइम में तो नहीं चलते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने 25 पैसे यूज़ किए हैं कभी, तो कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आप लोग के टाइम में, वैसे तो आप लोग के टाइम में नहीं चलते होंगे, लेकिन अगर किसी ने यूज़ किए हैं या देखे हैं तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो यहाँ पर उसका जो स्क्रैप वैल्यू आ रही है वो 25 पैसे पर यूनिट आएगी, और आउटपुट कितने का, 40 यूनिट का। 50 बनानी शुरू की थी, आउटपुट बन के तैयार हुआ है 40 यूनिट का। अब हमें क्या निकालना है, अब नॉर्मल लॉस निकालना है, जो हमारा असामान्य हानि हुई है। तो उसको निकालने क्या करेंगे, सबसे सिंपल है, अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाकर आप बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, पर्टिकुलर्स के कॉलम में टू साइड क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डाल लेते हैं, क्योंकि अलग अलग बताई नहीं थी हमारी मटेरियल वेजेस ये सब। तो हम क्या कर लेंगे, टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डाल लेंगे, कितने की, आपकी 80 रुपीज़ आ जाएगा, और यूनिट में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। उसके बाद बाई साइड में क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस लिखेंगे 10% का, 50 यूनिट्स का 10% कितना आएगा, 5 आएगा। 5 हो जाएगी यूनिट्स आपकी, और कितने पर सेल किया गया है, 25 पैसे पर। तो 5 यूनिट्स को हम 25 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.25। उसके बाद अब हम आउटपुट में कितने यूनिट्स लिख लेंगे, 40 यूनिट्स लिख लेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि जो हमारी आउटपुट आई 40 यूनिट्स, उसकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ये पता चल गया कि कितने यूनिट्स का हमारा अब नॉर्मल लॉस हुआ है, क्योंकि 50 यूनिट्स हमने इनपुट की थी, 40 यूनिट्स हमारा आउटपुट हो गया, 5 यूनिट्स क्या हो गई हमारी, नॉर्मल लॉस हो गया। तो इस साइड हमारा कितना है, 45 यूनिट्स दे रखी, यानी कि 5 यूनिट्स क्या हुई हमें नहीं पता कि उनका क्या हुआ, तो वो हो जाएगा हमारा अबनॉर्मल वेस्टेज या फिर लॉस। अब हमें निकालनी है इस अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये निकाल लेंगे कि पर यूनिट हमारी आउटपुट की कॉस्ट कितनी आई है। उसको निकालने के लिए जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी थी 50 यूनिट्स की 6000, तो 50 यूनिट्स में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉर्मल वेस्टेज है उसको लेस कर देंगे। तो कितना यूनिट्स अब हमारा बन के आया, वो हो जाएगा 45। अब निकालने के लिए जो आपकी टोटल कॉस्ट दे रखी थी उसमें से जो हमारी स्क्रैप वैल्यू है उसको हम लेस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, लेस करने पे आएगा 78.75। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 45 यूनिट्स से, तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी हमारी, कॉस्ट पर यूनिट आएगी 1.75। अब जो हमारी अब नॉर्मल यूनिट्स आई हैं उसको हम 1.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 8.75। ये 8.75 ही क्या है, हमारी अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहाँ पर आपको असामान्य हानि या असामान्य लाभ कुछ भी निकालना हो तो सीधे से अकाउंट बना लिया करिए, बहुत ईजिली वो निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नीचर बनाने के उद्योग में लागत की कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। विच मैथड ऑफ कॉस्टिंग कैन बी यूज्ड इन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो यहाँ पर जो आपका फर्नीचर का निर्माण होता है तो आपको पता होगा कि हर कोई अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवाता है, कि किसी को किसी तरह का चाहिए होता है, किसी को उसमें वार्डरोब भी है, किसी को चाहिए होते हैं कि 3 पार्टीशन की बने, तो किसी को 2 ही पार्टीशन की चाहिए होती है। सबकी क्या होती है, अपनी अलग अलग डिमांड होती है। तो जब हम किसी के आदेश के अनुसार उसको चीज़ को करते हैं तो वो कौन सी कॉस्टिंग हो जाती है, वो हो जाती है जॉब कॉस्टिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा और गैरेज का किराया है, इंश्योरेंस एंड गैरेज रेंटेज, फिक्स चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, ऑपरेटिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस। तो जो बीमा और गैरेज का किराया होता है, आपकी गाड़ियाँ चलें या ना चलें, लेकिन क्या है, जो इंश्योरेंस उस पर है उसका तो अमाउंट आपको देना ही देना पड़ेगा। जो गैरेज का किराया है, आपकी गाड़ियाँ रनिंग में हों या आप वहीं पर खड़ी रखें, लेकिन आपको गैरेज का जो रेंट है वो तो देना ही देना है। तो जो भी चीज़ें आपको किसी भी वाहन के चलने या ना चलने इसके हिसाब से व्यय नहीं होंगी, लेकिन आपको वो चीज़ देनी ही देनी है वार्षिक तौर पर, तो वो हो जाती है फिक्स्ड, यानी कि फिक्स एक्सपेंसेस में आती है। तो यहाँ पर जो बीमा और गैरेज का किराया है वो हो जाएगा स्थायी वे, फिक्स चार्जेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली 20% इज। कितने लाभ को लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित किया जाना है यदि ठेका केवल 20% की सीमा तक ही पूरा हुआ है। तो यहाँ पर आपने कंडीशंस पढ़ी होंगी कि जब अपूर्ण ठेका होता है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा 1 वर्ष में नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है कॉन्ट्रैक्ट, तो नेक्स्ट डे में जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है कि 1/4 पूरा हुआ है जो वर्क सर्टिफाइड है या फिर 1/3 पूरा हुआ है, उसी के आधार पर हम ट्रांसफ़र करते हैं कि कितना भाग जो होगा वो लाभ में जाएगा, कितना वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपसे कह रहा है 20% की सीमा को भी पूरा नहीं किया है, तो यानी 1/4 से भी कम है। 1/4 कितना होगा, 25% होगा, 25%, तो यानी 25% 1/4 से भी कम है। तो जब 1/4 से भी कम होता है तो कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नील। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।